प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं गणित में, जिसमें आज हमने पढ़ना है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। इस तरह का प्रश्न बोर्ड में अधिकांश पूछा जाता है कि जैसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्रश्न? सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रायः ये पूछा जाता है अधिकांश। तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं? देखिए, इसको सिद्ध करने का एक तरीका है, उसी तरीके से और भी सिद्ध करेंगे आप। ये हमने करके यहाँ पर रखा है। इसमें लिखा है हल क्या होगा। हमने सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके विपरीत मानते हैं, उल्टा मानते हैं। माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या ना होकर के क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 2 बराबर p/q, क्योंकि यदि कोई परिमेय संख्या को हम वही होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 2 बराबर p/q है ना, जहाँ q जोड़ 0 नहीं होगा। और p व q कैसी हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य कौन सी होती हैं? जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। क्या होता है? जिनका, यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ भी लिख दिया है कि जिनका p व q के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए उन्हें कहते हैं सहअभाज्य। मतलब कि यदि कोई, जैसे हमने कोई भिन्न लिखा, भिन्न हमने लिखा, जैसे हमने लिखा 5/10, कोई भिन्न है, तो इसे हम काटेंगे 5 से। 5 × 5, 5 × 10, 1/2 हो जाएगा। तो ये सहअभाज्य है कोई, है ना, समझ गए आप? यानी हमने इसे बिल्कुल सीमित रूप में करके लिख रखा है p/q को। तो p/q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर ये समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 1 ये है, वर्गमूल 2 बराबर p/q। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करेंगे। वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस p²/q²। वर्गमूल 2 का स्क्वायर होता है 2, p²/q²। ठीक है ना। अब इसका पक्षांतर किया, q² यहाँ आ गया गुणा में, 2q² बराबर p²। ये पॉइंट नंबर 2 बन गया। पक्षांतर से हमने q² को पक्षांतर किया था। अच्छा, इसका अर्थ है कि p² बराबर 2 × q²। इसका अर्थ है कि 2 जो है p² का एक गुणनखंड है। p² के कौन कौन से गुणनखंड हैं? 2 और q²। तो 2 p² का एक गुणनखंड है। अब एक प्रमेय है आपके पास, 1.3 आपकी किताब में है, आप उसको पढ़ करके देख लेंगे कि प्रमेय क्या है। वैसे हमने ध्यान ये रखना है कि प्रमेय का नंबर है 1.3, कि जब 2 p² का गुणनखंड है तो 2p का भी एक गुणनखंड होगा। कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग का यदि गुणनखंड होता है तो उस संख्या का भी गुणनखंड होता है। ये इसमें बताया गया है इस प्रमेय में कि 2p² का गुणनखंड है तो 2p का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है। अतः अच्छा, p का एक गुणनखंड 2 है तो p को हम इस रूप में लिख सकते हैं, p बराबर 2 × c, जहाँ c एक क्या है? पूर्णांक है। c भी एक पूर्णांक है ना। तो p का मान समीकरण 2, अब p का मान हो गया 2c, 2 × c। अब समीकरण 2 कहाँ है, उसमें p का मान रख दीजिए। समीकरण 2 है ये, 2q² बराबर p²। ठीक है ना। तो p के स्थान पर 2c रख दीजिए। तो 2q² बराबर हो गया 2c का होल स्क्वायर। p के स्थान पर 2c रख दिया। 2q² बराबर, अब स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, 4c²। q² बराबर क्या हो जाएगा? 2 में जाएगा, 2 से कट जाएंगे, 2 × 2, 2 × 4, q² बराबर 2c²। हल करके आपका q² बराबर 2c² आ जाएगा। अतः अब q² बराबर 2c² आ गया। q² के कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे, 2 और c²।
अतः 2q² का एक गुणनखंड है ना। अब 2 जब q² का गुणनखंड है तो परमेय 1.3 से 2q का भी एक गुणनखंड होगा। जैसे p में हमने किया था, 2p² का गुणनखंड है तो 2p का भी गुणनखंड होगा। अब 2q² का गुणनखंड है तो 2q का भी गुणनखंड होगा। अब देखिए 2 पॉइंट हो गए, 2p का एक गुणनखंड है, नंबर a ले लिया। दूसरा पॉइंट है 2q का भी एक गुणनखंड है, ये भी हमने b नंबर ले लिया। अब a और b से क्या पता चलता है हमें, a और b से कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। वो p का भी गुणनखंड है और q का भी, यानी दो जो है उभयनिष्ठ हो गया, है ना। तो p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः p व q सहभाज्य नहीं है। क्योंकि हमने लिखा था सहभाज्य किसका होता है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता। लेकिन हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। अतः हमारी परिकल्पना जो थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है का विरोधाभास यहाँ पर हो रहा है। अतः वर्गमूल 2, हमारी परिकल्पना गलत थी कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त भी होगा, है ना। परंतु एक के अतिरिक्त उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होना नहीं चाहिए, वो सहभाज्य होनी चाहिए, ठीक है ना। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तो था हमारा, हमने करके आपको दिखाया। अब एक सवाल हम करके भी स्वयं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे। माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं। तो इसका अर्थ होगा वर्गमूल 3 बराबर p/q पॉइंट 1, जहां q इज नॉट 0 और p व q सह अभाज्य है ना, संख्याएं हैं। सहभाज्य को हम ऐसे बोलते हैं को प्राइम नंबर है, ठीक है। अतः p व q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से समझ लीजिए इसको, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाषा सारी वही की वही है, सब में आपको वही लिखनी है। अब समीकरण 1 हमने लिखा है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर बराबर p²/q², जो हमने पिछले में किया था। वर्गमूल 3 का स्क्वायर होता है 3 और p²/q²। अब q² को ले जा लीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3q² गुणा में चला जाएगा बराबर p²। इसको पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इससे क्या पता चलता है, ये 3 और 3 गुणा q² है ना, ये p² के 2 गुणनखंड हैं 3 और q², ठीक है ना। p² के 2 गुणनखंड हैं 3 और q², ठीक है। अतः 3 p² का एक गुणनखंड है। अब परमेय 1.3 से 3 p का भी एक गुणनखंड
होगा। 3 जो है p का भी एक गुणनखंड होगा। अब 3 को, अब हम इसका मतलब p का हम क्या रूप लिख सकते हैं? अतः माना p बराबर 3 इंटू सी, यानी 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है। अब 3, क्योंकि 3 इसका गुणनखंड है तो 3c, 3 गुणा c लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, इस रूप का p है। अब p का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। दो आपका ये आपके सामने दिख रहा है। p का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में, ठीक है ना, 3q² और अब p² के स्थान पर 3c लिख देते हैं, 3c का स्क्वायर। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा? देखिए, 3q² बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, 9c²। अब 3 का जब पक्षांतर करेंगे 3 बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 से काटेंगे इसको, इसका मतलब हो जाएगा q² बराबर 3c²। इसका मतलब q² के 2 गुणनखंड हो गए, 3 और c²। यहां हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 3q² का एक गुणनखंड है। ठीक है ना। अब परंतु पर में कौन सी पर में बताई थी हमने? 1.3 से 3 q का भी एक गुणनखंड होगा। जब q² का है तो q का भी होगा। बस ये 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हमने लिखा 3p का भी एक गुणनखंड होगा, ये पॉइंट नंबर ए हो गया। और दूसरा पॉइंट आया 3q का भी एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ पॉइंट ये था, उससे पहले, सबसे पहले जब हमने इसको परिमेय संख्या माना था, हमने लिखा था कि p व q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु यहाँ देख लीजिए, 3 जो है p का भी एक गुणनखंड है और q का भी एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना। अतः a व b से ज्ञात होता है कि 3 क्या है? p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना। अब उभयनिष्ठ है, अतः p व q सह अभाज्य, यानी कि को प्राइम नहीं, सहभाज्य नहीं है। जब ये सहभाज्य नहीं है तो ये हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। अतः यह हमारी परिकल्पना की वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है का क्या है? ये विरोधाभास है। मतलब ये इसके विरोध में आ गया कि जो हमने परिकल्पना मानी थी।
है ना। यदि ये परिमेय है तो ये सहभाज्य नहीं है, यदि ये परिमेय नहीं है तो ये सहभाज्य है। दो बातें हो गई। लेकिन हमने माना परिमेय है तो इसका मतलब सहभाज्य नहीं है। उनका 3 भी एक अतिरिक्त गुणनखंड हो गया, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 3। अतः हमारी परिकल्पना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है का विरोधाभास है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था, ये हम लिख देंगे प्रूव्ड। बस इस प्रकार से हमें ये हल करना है। लगता है मुझे आपके समझ में आ गया होगा। आप और करने का प्रयास कीजिए। है, हमने आपके लिए प्रश्न छोड़ा है, यहाँ पर प्रश्न छोड़ दिया हमने कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको अलग अलग आप सिद्ध करना। ठीक है, धन्यवाद।